जिंदगी की राहों में मुश्किलें बहुत आएंगी। जिंदगी की राहों में मुश्किलें बहुत आएंगी। गम की आंधियां आपके सपनों को डिगाएंगी। जो थक कर बैठ जाएंगे वो हार जाएंगे, और जो डटकर करेंगे मुकाबला मंजिल वही पाएंगे। नमस्कार साथियों। आरपीएससी ने नवीनतम सिलेबस जारी कर दिया है स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए। और राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से पहले ही विद्यार्थी डरे हुए थे, पहले ही फैक्चुअल पेपर पूछे जा रहे थे, और अब सिलेबस को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब विद्यार्थी और ज्यादा डर गए हैं। यानी आरपीएससी ने आपकी राहों में मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं, लेकिन जो विद्यार्थी, जो मेरा साथी इस मुश्किल का डटकर सामना करेगा, सफलता वही प्राप्त करेगा, और जो डर कर बैठ जाएगा ना, वो हार जाएगा। तो साथियों, जमकर तैयारी करो, सिलेक्शन अवश्य होगा। सिलेबस बड़ा है, कोई बात नहीं है, कुछ मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत मैं करता हूं। नए जितने भी टॉपिक जोड़े गए हैं, लगभग 58 टॉपिक जोड़े गए हैं, सभी का स्टडी मटेरियल मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और कुछ अपनी तरफ से उसमें जोड़िए और तैयारी कीजिए। जल्दी ही नए टॉपिकों की चर्चा शुरू कर देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर राजनीति विज्ञान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क बैच चल रहा है, और निःशुल्क बैच की आज क्लास 13 है। और अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वो राजनीतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य को लेकर चल रही है। राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। और पिछली क्लास, यानी इससे पहले वाली क्लास की बात करें तो हमने लघु उपागमों पर चर्चा शुरू कर दी थी, और जैसे कि मैंने बताया था कि 3 लघु उपागमों की चर्चा हम करेंगे। लघु उपागम, इस पे चर्चा शुरू कर दी थी, और 3 लघु उपागमों पर चर्चा यहां हम करेंगे, जिसमें एक है समूह उपागम, जिसकी चर्चा कल वाली क्लास में कर ली है। दूसरा संचार उपागम, इसकी चर्चा भी कल वाली क्लास में कर ली है। और तीसरा है विनिश्चय निर्माण उपागम। विनिश्चय निर्माण उपागम, या इसको निर्णय निर्माण उपागम भी कहते हैं, इसको डिसीजन मेकिंग थ्योरीज कहते हैं। इसकी चर्चा बाकी है। तो आज की क्लास में विनिश्चय निर्माण उपागम या डिसीजन मेकिंग थ्योरी पर चर्चा करेंगे। साथियों, क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में क्लास को लाइक जरूर करें, और जो भी आपके विचार हैं कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और साथ के साथ में क्लास को शेयर कर दें। साथियों, निःशुल्क क्लास के साथ साथ निःशुल्क नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, और निःशुल्क नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए nirbangclasses.com पर। सीधा ही आप निर्बाण क्लासेज लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, जहां पर सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है राजनीति विज्ञान का वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो अब जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इसमें जो भी अपडेट मटेरियल होगा वो अपडेट मटेरियल भी आपको वहां मिल जाएगा, यानी क्लास के साथ साथ वहां अपडेट मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यहाँ से आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। इसके अलावा निर्बाण क्लासेज ऐप पर आरपीएस स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें नवीनतम जितने भी टॉपिक जोड़े गए हैं वो भी करवाए जाएंगे। सभी की अपडेट जो फाइलें पीडीएफ हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो डाउनलोड हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, और टेस्ट सीरीज भी वहां करवाई जाएगी। नाम मात्र की फीस है 999 प्लस जीएसटी। इसके साथ ही निर्बाण क्लासेज ऐप पर यूजीसी नेट जेआरएफ सेकंड पेपर राजनीति विज्ञान का भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, जिसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासें हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, और टेस्ट सीरीज भी है। उसकी भी नाम मात्र की फीस है 999 प्लस जीएसटी, है ना। तो साथियों, आप हमसे निर्बाण क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़ ही चुके हो। इसके अलावा निर्बाण क्लासेज की वेबसाइट से जुड़ जाइए, निर्बाण क्लासेज ऐप से जुड़ जाइए, निर्बाण क्लासेज टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी क्लास, कोई भी नई अध्ययन सामग्री आपके मिस ना हो, सारी की सारी आपको प्राप्त हो जाए। नवीन टॉपिकों पर 1-2 टॉपिक मैं करवाता हूं, उसके बाद में नवीन टॉपिकों को लेकर मैं चलूंगा, है ना, ताकि नवीन टॉपिकों को लेकर जो आपके दिमाग में भय है, डर है वो निकल जाए। ठीक है, तो चर्चा करते हैं तीसरे लघु उपागम की, जिसको विनिश्चय
निर्माण सिद्धांत कहते हैं, या इसको निर्णय निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं। विनिश्चय निर्माण सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत, या इसको विनिश्चयन सिद्धांत भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है, आप तो इंग्लिश शब्द याद रख लीजिएगा, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी है ना, हिंदी में कुछ भी इसका नाम मिल सकता है, इंग्लिश नाम याद रख लीजिएगा, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। देखो, डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात करें तो इसमें निर्णय निर्माण किया जाता है। सरकार में स्थित जो विभिन्न व्यक्ति हैं, समुदाय, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विदेश नीति का निर्धारण करते समय जो विभिन्न नीति निर्माता हैं, विभिन्न जो कार्यकर्ता हैं, वो निर्णयों का निर्माण करते हैं। और उन निर्णयों के निर्माण, जो निर्णय बने हैं, उन्हीं निर्णयों के आधार पर एक राज्य व्यवस्था का संचालन होता है, उन्हीं निर्णयों के आधार पर विदेश नीति का संचालन होता है, उन्हीं निर्णयों के आधार पर विभिन्न राज्यों के आपसी संबंधों का संचालन होता है। तो इस तरह से निर्णय निर्माण है, ये राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत बन जाता है। निर्णय निर्माण में होता क्या है कि अनेक जो व्यवहार विकल्प हैं, यानी जब भी कोई नीति निर्माता है, वो जब निर्णय का निर्माण करेगा तो उसके पास अनेक विकल्प होंगे, और उन अनेक व्यवहार विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाएगा। तो विनिश्चयन या निर्णय निर्माण के अंतर्गत अनेक व्यवहार विकल्पों में से अनेक व्यवहार विकल्पों में से एक विकल्प का चयन किया जाता है, एक विकल्प का चयन किया जाता है। तो निर्णय निर्माण के लिए जरूरी है अनेक विकल्प होना जरूरी है, तभी जाकर उसमें हम एक विकल्प का चयन कर पाएंगे। निर्णय निर्माण उपागम की बात करें तो निर्णय निर्माण उपागम में उन सभी चरों का वर्गीकरण, वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण किया जाता है जिनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत हम अध्ययन किसका करेंगे? उन सभी चरों का या परिवर्तियों का या वेरिएबल्स का वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, जिन चरों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जिन परिवर्तियों या चरों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, उन सब का वर्णन, व्याख्या, विश्लेषण, वर्गीकरण निर्णय उपागम के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि निर्णय उपागम में अनेक व्यवहार विकल्पों में से एक विकल्प का या एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, और एक सर्वोत्तम विकल्प का जो चयन किया जाता है, या ये जो चयन है ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, या समुदाय के द्वारा किया जा सकता है, या फिर संगठन के द्वारा किया जा सकता है, या फिर एक व्यवस्था के द्वारा किया जा सकता है। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो नीति निर्माता है, या फिर किसी एक पूरे समुदाय के द्वारा किया जा सकता है, या फिर किसी एक संगठन के द्वारा किया जा सकता है, या फिर पूरी की पूरी व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। और ये जो निर्णय उपागम है, इसकी जो संरचनात्मक क्रियाएं हैं, ये औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि निर्णय उपागम की संरचनात्मक क्रियाएं औपचारिक भी होती है और अनौपचारिक भी होती है। यानी जब भी निर्णय लिया जाएगा तो अनेक जो विकल्प होंगे, उन विकल्पों का जब चुनाव किया जाएगा तो उसमें कुछ जो कार्यवाही होगी वो औपचारिक तरीके से होगी और कुछ कार्यवाही अनौपचारिक तरीके से होगी। जैसे कि मंत्री परिषद को कोई निर्णय लेना है तो उस मंत्री परिषद का मुखिया है प्रधानमंत्री। कोई कानून बनाना है, कानून वास्तव में संसद बनाती है,
लेकिन उस कानून की जो शुरुआत करती है वो सरकार करती है। सरकार का मतलब कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का भी मुखिया प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री है वो अपने जो भी निजी मंत्री हैं उनसे सलाह लेगा। तो वो एक तरीके से अनौपचारिक है, यानी जिसको हम किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं, जिसमें कुछ मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होता है। जरूर नहीं वो मंत्री हो, यानी प्रधानमंत्री के कुछ निजी व्यक्ति जिन पे प्रधानमंत्री का विश्वास होता है वो किचन कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री उनसे सलाह लेता है किसी भी कानून को बनाने से पहले। तो वो एक तरीके से अनौपचारिक कार्यवाही है। फिर वो कानून जब संसद में जाता है, उस पर दोनों सदनों में वाद विवाद होता है, वोटिंग होती है, वाचन होते हैं, ये सब औपचारिक कार्यवाही है। तो इस तरह से जो निर्णय उपागम है, इसमें जो संरचनात्मक क्रियाएं हैं वो औपचारिक भी होती हैं, अनौपचारिक भी होती हैं। ये जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है इसके 3 चरण होते हैं। निर्णय निर्माण प्रक्रिया या विनिश्चयन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं, यानी कोई भी जो निर्णय है ना वो 3 चरणों में लिया जाता है। सबसे पहला जो चरण है वो है विनिश्चयन के कारण या निर्णयन के कारण। विनिश्चयन के कारण, देखो मैं विनिश्चयन लिखूं या निर्णय लिखूं, एक ही शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द है। या फिर अवसरों की उपलब्धि, अवसरों की उपलब्धि। सबसे पहले तो निर्णय क्यों लिया जाए उसका कारण होना जरूरी है। कोई भी निर्णय वैसे नहीं लिया जाता है, किसी भी निर्णय का पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी कार्य इसलिए होता है कि उसका कोई ना कोई कारण होता है। आप इस राजनीति विज्ञान को इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको स्कूल व्याख्याता बनना है। तो कारण क्या है? स्कूल व्याख्याता बनना। तब आपने निर्णय लिया कि अब मुझे राजनीति विज्ञान को पढ़ना है, जो नवीनतम टॉपिक जुड़े हैं उनको मुझे पढ़ना है। इसके लिए एक टीचर का चुनाव करना है, विभिन्न प्रमाणिक पुस्तकों का चुनाव करना है। तो निर्णय लिया आपने। निर्णय का कारण था कि आपको बनना क्या है? स्कूल व्याख्याता बनना है। तो इसी तरह से कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा उसका कारण होना जरूरी है, अवसरों की उपलब्धि होना जरूरी है, तब जाके निर्णय की प्रक्रिया शुरू होती है। जब कारण हो गया तो दूसरा चरण होता है संभावित विकल्प। संभावित विकल्प या संभावित कार्यवाही। संभावित कार्यवाही यानी अब कारण आपके सामने है तो अब आपके पास अनेक विकल्प होने चाहिए, संभावित विकल्प होने चाहिए। स्कूल व्याख्याता बनना कारण है। अब इसके लिए विकल्प है कि एक बेहतरीन टीचर का चुनाव कर लें, एक विकल्प। दूसरा विकल्प प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ लें। तीसरा विकल्प कहीं से नोट्स कबाड़ लें। चौथा विकल्प सब चीजों को छोड़े और पेपर को ही कबाड़ लें। तो आपके पास कई विकल्प हैं, तो विकल्पों की उपस्थिति होना जरूरी है। एक विकल्प होगा तो फिर निर्णय निर्माण नहीं होगा, फिर तो उसी विकल्प के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। तो विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए, संभावित विकल्प होने चाहिए, संभावित कार्यवाही होना जरूरी है। और फिर तीसरा चरण होता है कि उसी में से जो विभिन्न विकल्प हैं उनमें से एक विकल्प का चयन करना। एक विकल्प का चयन करना। कारण था आपके पास स्कूल व्याख्याता बनना, इसलिए आपने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को शुरू किया। अब आपके पास कई विकल्प हैं कि एक अच्छे टीचर का चुनाव, या फिर एक अच्छी पुस्तकों का चुनाव, या फिर नोट्सों का चुनाव, या फिर पेपर का चुनाव। तो इनमें ये सारे विकल्प हैं। अब इसमें से एक विकल्प आपको चुनना है, तब जाके निर्णय निर्माण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब कोई चुनेगा बेहतरीन टीचर, वो बेहतरीन टीचर का चुनाव कर लें जो सारे विषय सामग्री आपको उपलब्ध करवा दे, ताकि आपको मेहनत कम से कम करनी पड़े और आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करने रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। कुछ विद्यार्थियों का सोचना ये है कि कोचिंग वाले तो लूटते हैं, है ना, इनका केवल कार्य पैसा कमाना है। तब वो सोचेंगे नहीं, मैं तो खुद सेल्फ स्टडी करूंगा, खुद पुस्तकों से नोट्स बनाऊंगा। एक वो है। एक कुछ विद्यार्थी ऐसे नहीं, कुछ नहीं करना, पेपर का जुगाड़ बैठाएंगे
एग्जाम से पहले पेपर ले लेंगे और सीधा सिलेक्शन पा लेंगे। इस तरह से एक विकल्प का चुनाव। तो ये है निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण। वहीं ए रॉबिन्सन तथा रोगर माजेक, ए रॉबिन्सन तथा रोगर माजेक, इन्होंने निर्णय निर्माण प्रक्रिया की 3 उप प्रक्रियाएं बताई है। तो इन दोनों ने निर्णय निर्माण या विनिश्चयन की 3 उपक्रियाएं बताई है ना। फैक्चुअल प्रश्न बनेंगे तो सीधे सीधे यहां से प्रश्न बन जाएंगे। तो इनको याद रखिएगा कि 3 उपक्रियाएं कौन कौन सी बताई है। ये 3 उपक्रियाएं उन्होंने बताई है: बुद्धिगत, सामाजिक और तीसरी अर्ध यांत्रिक। बुद्धिगत, सामाजिक और तीसरी उपक्रिया बताई है अर्ध यांत्रिक। और ये कहता है रॉबिन्सन और रोगर माजेक का ये मानना है कि जो निर्णय निर्माण है ना, ये इन तीनों उपक्रियाओं का अंतिम परिणाम है। इन तीनों उपक्रियाओं का अंतिम परिणाम है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ए रॉबिन्सन तथा रोगर माजेक ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 उपक्रियाएं बताई हैं। और इन 3 उपक्रियाओं की बात करें तो बुद्धिगत उपक्रिया, सामाजिक उपक्रिया, अर्ध यांत्रिक उपक्रिया, और इन तीनों उपक्रियाओं का अंतिम परिणाम निर्णय निर्माण को बताया है। अब बात कर लेते हैं विनिश्चयन के प्रकार। विनिश्चयन या निर्णय निर्माण के प्रकार। तो निश्चित प्रकार तो नहीं है, कई प्रकार इसके हैं, एक निश्चित संख्या नहीं है। कुछ प्रकारों की हम बात करेंगे। व्यक्तिगत या संगठनात्मक, व्यक्तिगत या संगठनात्मक, अर्थात निर्णय या तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा तो वो व्यक्तिगत निर्णय विनिश्चयन होगा। निर्णय एक संगठन के द्वारा लिया जा रहा है तो फिर वो संगठनात्मक विनिश्चय होगा। दूसरा प्रकार नैतिक या नवाचारी विनिश्चय, यानी जिस निर्णय निर्माण में नैतिकता का ध्यान रखा जाएगा वो नैतिक विनिश्चयन होगा। और जिसमें नवाचार, नए तथ्यों का ध्यान रखा जाएगा वो नवाचारी विनिश्चय होगा। यानी जिसमें यह बताया जाएगा कि जो भी सर्वोत्तम विकल्प चयन किया है वो सबसे नया है, इसलिए उसको चुना है, तो वो नवाचारी विनिश्चयन होगा। तीसरा प्रकार विधेयात्मक या निषेधात्मक, विधेयात्मक या निषेधात्मक, यानी जो विनिश्चयन आपने लिया है वो या तो सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक हो सकता है। यानी या तो वो निर्णय जो लिया गया है वो किसी कार्यवाही को रोकता है तो निषेधात्मक है, या जो निर्णय लिया गया है वो किसी कार्यवाही को करने की बात करता है तो वो फिर सकारात्मक है, विधेयात्मक है। नेक्स्ट प्रकार स्तर आधारित विनिश्चयन, स्तर आधारित विनिश्चयन। और स्तर आधारित विनिश्चयन 3 प्रकार का हो सकता है। यदि उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है तो वो उच्च स्तरीय विनिश्चयन होगा, मध्यम स्तर पर निर्णय लिया गया है तो मध्यम स्तरीय निर्णय होगा, और निम्न स्तर पर निर्णय लिया गया है तो निम्न स्तरीय निर्णय होगा। क्योंकि कोई भी जो संगठन होता है ना उसमें में सोपान होते हैं, कोई भी जो संगठन है उसमें सोपान होते हैं, सबसे उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर,
मध्यम स्तर और निम्न स्तर। तो उच्च स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा वो उच्च विनिश्चयन होगा, मध्यम स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा वो मध्यम विनिश्चयन होगा, और सबसे निम्न स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा वो निम्न विनिश्चयन होगा। नेक्स्ट प्रकार मौलिक या फिर गौण। विनिश्चयन या जो निर्णय लिया गया है या तो वो मौलिक हो सकता है तो वो मौलिक विनिश्चयन होगा, या फिर गौण है जिसका ज्यादा महत्व नहीं है तो फिर वो गौण विनिश्चयन होगा। नेक्स्ट विनिश्चयन क्षेत्र के संबंध में, क्षेत्र के संबंध में, और क्षेत्र के संबंध में 4 प्रकार के विनिश्चयन हो सकते हैं। क्षेत्र के संबंध में 4 प्रकार के विनिश्चयन हो सकते हैं। भाई जो सरकार होती है वो त्रिस्तरीय होती है, स्थानीय स्तर पर, बीच में प्रादेशिक स्तर पर, और फिर सबसे ऊपर केंद्रीय स्तर पर, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी निर्णय लिए जाते हैं। तो क्षेत्र के संबंध में स्थानीय विनिश्चयन हो सकता है जो स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा, स्थानीय क्षेत्र पर लिया जाएगा। प्रादेशिक विनिश्चयन हो सकता है, या फिर केंद्रीय या राष्ट्रीय विनिश्चयन कह दें हम इसको, राष्ट्रीय विनिश्चयन, और या अंतरराष्ट्रीय विनिश्चयन, अंतरराष्ट्रीय विनिश्चयन। तो क्षेत्र के संबंध में विनिश्चयन 4 तरह का हो सकता है, स्थानीय, प्रादेशिक या प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट प्रकार विषयगत विनिश्चयन। विषयगत विनिश्चयन, ये विषयगत विनिश्चयन होगा, ये किसी विषय वस्तु विशेष को लेकर होगा, है ना, ये किसी विषय वस्तु विशेष को लेकर होगा, किसी वस्तु विशेष को लेकर होगा। जैसे कि जीएसटी में परिवर्तन करना है या जीएसटी को लागू करना है, तो एक स्पेशल विषय वस्तु हो गई जीएसटी, तो इसी के बारे में नीति निर्माता है वो निर्णय लेंगे, तो फिर वो विषयगत निर्णय होगा या विषयगत विनिश्चयन होगा। नेक्स्ट प्रकार तथ्यात्मक या मूल्यात्मक, तथ्यात्मक या मूल्यात्मक। विनिश्चयन तथ्यों के आधार पर लिया गया है, आंकड़ों के आधार पर लिया गया है, वैज्ञानिक पद्धति से लिया गया तो तथ्यात्मक विनिश्चयन है। विनिश्चयन या निर्णय आदर्शों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर लिया गया है तो फिर मूल्यात्मक विनिश्चयन होगा। नेक्स्ट प्रकार कार्यक्रमित, कार्यक्रमित या अकार्यक्रमित, कार्यक्रमित या अकार्यक्रमित। नेक्स्ट प्रकार व्यक्तिपरक या फिर वस्तुपरक या फिर मिश्रित, यानी जिस निर्णय पर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव झलकता है तो वो व्यक्तिपरक विनिश्चयन है। जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं झलकता है, 10 व्यक्तियों ने निर्णय लिया है तो 10 व्यक्तियों का सेम निर्णय है, समान निर्णय है, यानी वहां मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, व्यक्ति के पूर्वाग्रह का कोई स्थान नहीं है, तो फिर वो वस्तुपरक विनिश्चयन होगा। या फिर दोनों की विशेषताएं हो, यानी उसमें कुछ जो निर्णय है उस पर व्यक्तियों का प्रभाव है, जो भी नीति निर्माता है निर्णय करता है उसका प्रभाव है, कुछ पे प्रभाव नहीं है, यानी वो मिश्रित है। तो मिश्रित विनिश्चयन, व्यक्तिपरक विनिश्चयन या फिर वस्तुपरक विनिश्चयन। ठीक है, तो ये विनिश्चयन के या निर्णय निर्माण के प्रकार हो गए। अब हर्बर्ट साइमन के अकॉर्डिंग निर्णय निर्माण सिद्धांत को देखते हैं। हर्बर्ट साइमन निर्णय निर्माण सिद्धांत या विनिश्चयन सिद्धांत। एक दो विद्वान हैं, एक है गोरे और दूसरे है डायसन।
गोरे व डायसन, इनका ये मानना है कि जो विनिसियन सिद्धांत है ना, इसके संदर्भ में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। इन दोनों का ये मानना है कि विनिसियन या निर्णय निर्माण के संदर्भ में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है परंपरागत विनिसियन सिद्धांत, परंपरागत विनिसियन सिद्धांत, और दूसरा है अनुभवात्मक विनिसियन सिद्धांत। अनुभवात्मक विनिसियन सिद्धांत, देखो परंपरागत विनिसियन सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो निर्णय निर्माण है एक बौद्धिक प्रक्रिया है। परंपरागत विनिसियन सिद्धांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि निर्णय निर्माण एक बौद्धिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। जबकि अनुभवात्मक में बात करें तो अनुभवात्मक विनिश्चय सिद्धांत के अंतर्गत जो निर्णय निर्माण है ये एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। इसमें निर्णय निर्माण को बौद्धिक प्रक्रिया के साथ साथ अबौद्धिक प्रक्रिया भी माना जाता है। तो अनुभवात्मक में दोनों तत्व हैं, बौद्धिक भी है व अबौद्धिक भी है, अबौद्धिक भी है, यानी ये व्यापक दृष्टिकोण है। और ये जो अनुभवात्मक व्यापक दृष्टिकोण है ना, इसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादक है वो है हर्बर्ट साइमन। बात समझ गए? गोरे व डायसन ने विनिश्चय की विषय वस्तु के संदर्भ में दो सिद्धांत बताए हैं, परंपरागत विनिश्चय सिद्धांत और अनुभवात्मक विनिश्चय सिद्धांत। परंपरागत विनिश्चय सिद्धांत ये मानकर चलता है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जबकि अनुभवात्मक विनिश्चय सिद्धांत एक व्यापक दृष्टिकोण है जो ये मानकर चलता है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया बौद्धिक व अबौद्धिक दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। और इसी अनुभवात्मक विनिश्चय सिद्धांत का सर्वप्रथम जो प्रतिपादक है वो है हर्बर्ट साइमन। एक फैक्ट आपका ये तैयार हो गया। अनुभवात्मक विनिश्चय सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादक हर्बर्ट साइमन है। सीधा भी प्रश्न यही बन जाता है कि निर्णय निर्माण सिद्धांत या विनिश्चय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो हर्बर्ट साइमन माने जाते हैं। हर्बर्ट साइमन की एक पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। इनकी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, 1963 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक का उपशीर्षक भी है ना। इस तरह के फैक्ट जरूर याद रखिएगा, फैक्टों से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासनिक संगठनों में विनिश्चय प्रक्रिया का अध्ययन, इसका उपशीर्षक है प्रशासनिक संगठनों में विनिश्चय या निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन, प्रक्रिया का अध्ययन है ना। सीधे प्रश्न बन जाएंगे इस तरह के, फैक्चुअल प्रश्न है, याद जरूर रखिएगा। तो इसके प्रतिपादक हर्बर्ट साइमन माने जाते हैं जिनकी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है और इस पुस्तक का उपशीर्षक है प्रशासनिक संगठनों में विनिश्चयन प्रक्रिया का अध्ययन। हर्बर्ट साइमन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रियाओं का हृदय या सार भाग माना है। एक फैक्ट सीधा ही ये हो गया। तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को
निर्णय निर्माण प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया का, राजनीतिक प्रक्रिया का हृदय या सार भाग माना है। यानी एक फैक्ट है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बन रहे हैं वर्तमान में परीक्षा में पास होना है, सिलेक्शन लेना है, तो जितने हो सके उतने फैक्ट याद कर लीजिए, है ना, जितने आपसे हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा सामग्री पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपने मेरे से भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद में विभिन्न प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास किया। तो पढ़ सकते हो, प्रश्न प्रमाणिक पुस्तकों से ही आते हैं, लेकिन याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। समस्या ये रहेगी। तो जो भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, उसी चीज को बार बार पढ़ लीजिए। और सबसे बेस्ट तो तरीका ये है कि अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। 2-3 जगह से आपने पढ़ लिया तो उन सब से अपने खुद के नोट्स बना लीजिए, और फिर खुद के नोट्स को बार बार जितने रिवीजन आप कर सकते हो उतने कीजिए। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज में टेस्ट जरूर दीजिए। उससे क्या होता है कि आपकी तैयारी का पता चलेगा और आपने जो कमियां की है उनका पता चल जाएगा। ऐप पर तो टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ साथ चलेगी, है ना। प्रत्येक टॉपिक का एंड होने के बाद में उसका टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद में फिर वीकली टेस्ट रख लेंगे, और फिर उसके बाद में कुछ फुल पैटर्न पर आधारित टेस्ट रख लेंगे। और यूट्यूब पर भी कुछ टेस्ट या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवाने का प्रयास करता हूं। तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण प्रक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया का हृदय या सार भाग कहा है। हर्बर्ट साइमन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन अनुभववादी विचारक हैं, अनुभववादी विचारक हैं। और इन्होंने निर्णय निर्माण के लिए, निर्णय निर्माण के विषय के लिए इन्होंने मानवीय बौद्धिकता का एक प्रारूप तैयार किया है। मानवीय बौद्धिकता का एक प्रारूप देने का प्रयास किया है, और इसको इन्होंने व्यवहार विकल्प प्रारूप कहा है। व्यवहार विकल्प प्रारूप कहा है। तो हर्बर्ट साइमन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन अनुभववादी विचारक हैं, और इन्होंने विनिश्चयन प्रक्रिया के या निर्णय निर्माण प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के लिए मानवीय बौद्धिकता का एक प्रारूप दिया है। और इस मानवीय बौद्धिकता के प्रारूप को इन्होंने व्यवहार विकल्प प्रारूप कहा है। व्यवहार विकल्प प्रारूप कहा है हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि राजनीतिक व्यवहार के एक यथेष्ट सिद्धांत को निर्णय निर्माण के संदर्भ में 3 बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। तो इनका कहना है कि कोई भी जो राजनीतिक व्यवहार का सिद्धांत है, कोई भी जो राजनीतिक व्यवहार का यथेष्ट सिद्धांत है, इस सिद्धांत को विनिश्चयन के संदर्भ में या निर्णय निर्माण के संदर्भ में 3 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। 3 बिंदुओं को दृष्टिगत रखना चाहिए, या 3 बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। अब ये 3 बिंदु इन्होंने कौन कौन से बताए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला बिंदु इन्होंने बताया है ये जो सिद्धांत है ना, राजनीतिक व्यवहार का यथेष्ट सिद्धांत है, ये सामाजिक समस्याओं के उतार चढ़ाव को बताने वाले जो नियम हैं उन नियमों की व्याख्या करें। तो पहला बिंदु जिसका ध्यान रखना चाहिए, ये नियमों की व्याख्या करें। किन नियमों की? वो नियम जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के उतार चढ़ाव को बताते हैं, जो समस्याओं के उतार चढ़ाव की व्याख्या करते हैं, उन नियमों की व्याख्या करनी चाहिए
राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांत को। तो पहले इस बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जिस बिंदु का ध्यान रखना चाहिए वो है कि कार्य नियमों का उल्लेख करना चाहिए। कार्य नियमों का उल्लेख करना चाहिए राजनीतिक व्यवहार के यथेष्ट सिद्धांत को। यानी राजनीतिक क्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जो विकल्प हैं उन विकल्पों के लिए कार्य नियमों का उल्लेख एक राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांत को करना चाहिए। तो दूसरे किस बिंदु का ध्यान रखना चाहिए? दूसरे बिंदु की बात करें तो एक जो राजनीतिक क्रिया है, एक जो राजनीतिक क्रिया है, इस राजनीतिक क्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जो विभिन्न विकल्प हैं उन विकल्पों के संदर्भ में कार्य नियमों का उल्लेख करना चाहिए। और तीसरा जिस बिंदु का ध्यान रखना चाहिए वो है शर्तों का निर्धारण। शर्तों का निर्धारण यानी राजनीतिक व्यवहार के यथेष्ट सिद्धांत को उन सब शर्तों का निर्धारण कर देना चाहिए जो निर्णय निर्माण का निर्धारण करती है, जो निर्णय निर्माण का निर्धारण करती है। यानी निर्णय निर्माण में अनेक विकल्पों में से जो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, तो सर्वोत्तम विकल्प के चयन के लिए जो शर्तें हैं उन शर्तों का निर्धारण एक राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांत को कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई? तो हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि एक राजनीतिक व्यवहार के यथेष्ट सिद्धांत को विनिश्चयन के संदर्भ में 3 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला है नियमों की व्याख्या, दूसरा है कार्य नियमों का उल्लेख और तीसरा है शर्तों का निर्धारण। हर्बर्ट साइमन की बात करें तो हर्बर्ट साइमन ये कहता है कि विनिश्चयन सिद्धांत के द्वारा पूर्व कथन किया जा सकता है, क्योंकि हर्बर्ट साइमन अनुभववादी है। हर्बर्ट साइमन कैसे विचारक है? अनुभववादी विचारक है। और गोरे और डायसन ने विनिश्चयन के संदर्भ में जो 2 सिद्धांत बताए थे उसमें जो अनुभवात्मक विनिश्चयन सिद्धांत है उसके प्रतिपादक सर्वप्रथम कोई है तो वो हर्बर्ट साइमन है। तो अनुभवात्मक निर्णय निर्माण पर यह बल देते हैं, तो इसलिए इसमें क्या किया जा सकता है? पूर्व कथन किया जा सकता है। तो हर्बर्ट साइमन का यह कहना है कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया के द्वारा या विनिश्चयन के द्वारा पूर्व कथन किया जा सकता है, यानी जो भी कार्यवाही की जानी है या जो प्रस्तावित कार्यवाही है उसके परिणाम क्या होंगे इसके बारे में पहले से ही बताया जा सकता है। यह हर्बर्ट साइमन का कहना है। हर्बर्ट साइमन का जो विनिश्चयन सिद्धांत है ये बौद्धिकता की अवधारणा पर आधारित है। हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण सिद्धांत या विनिश्चयन सिद्धांत बौद्धिकता की अवधारणा पर आधारित है। छोटी छोटी जो शब्दावलियां या जो छोटे छोटे फैक्ट आ रहे हैं ना, इनको विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये याद नहीं रहते हैं, है ना। इनको हम पढ़ भी लेते हैं, याद नहीं रहते हैं या फिर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तब एग्जाम में ऐसा लगता है कि प्रश्न है पता नहीं कहाँ से आ गया, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। प्रश्न तो वहीं से आते हैं जहाँ से हम पढ़ते हैं, लेकिन कमी ये कर जाते हैं कि उनको अच्छे से पढ़ते ही नहीं है ना, कमी यही करते हैं। तो विनिश्चयन सिद्धांत जो हर्बर्ट साइमन का है वो बौद्धिकता की अवधारणा पर आधारित है। ये जो बौद्धिकता की अवधारणा है ये विश्लेषण में के केंद्र में व्यक्ति को रखती है। ये जो बौद्धिकता की अवधारणा है, इस बौद्धिकता की अवधारणा के अंतर्गत जो विश्लेषण किया जाता है उस विश्लेषण के केंद्र में व्यक्ति को रखा जाता है। क्योंकि कोई भी निर्णय निर्माण कौन करता है? कोई भी निर्णय निर्माण करने का कार्य व्यक्ति करता है। किसी भी निर्णय को बनाने का कार्य व्यक्ति करेगा, चाहे वो एक व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का संगठन है। इसलिए किसी निर्णय निर्माण को समझना है तो किसको समझना होगा? व्यक्ति के व्यवहार को समझना होगा। व्यक्ति ने जो कार्य किया है
उसको समझना होगा। ये व्यक्ति ने किस तरह से निर्णय लिया है उसका अध्ययन करना होगा। ये हर्बर्ट साइमन का कहना है। अब बात कर लेते हैं विनिश्चयन सिद्धांत का प्रभाव। विनिश्चयन या निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रभाव। देखो, विनिश्चयन या निर्णय निर्माण सिद्धांत का जो मुख्य प्रभाव पड़ा है, एक तो लोक प्रशासन के अंतर्गत पड़ा है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत पड़ा है। तो लोक प्रशासन के से संबंधित जो विभिन्न संगठन हैं उसके अध्ययन पर प्रभाव पड़ा है। लोक प्रशासन के संगठनों के अध्ययन पर प्रभाव पड़ा है और इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन पर निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है। देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो राज्य को कर्ता मानते हैं और विभिन्न राज्य अपनी विदेश नीति के संचालन में निर्णय लेते हैं। अपनी विदेश नीति को प्रभावशाली बनाने के लिए, दूसरे राज्यों से अपनी बातें मनवाने के लिए, अपने आप को प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए निर्णय लेते हैं और वे कर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से लोक प्रशासन के संगठनों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। वहीं स्नाइडर की बात करें तो स्नाइडर ने निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रभाव 5 दिशाओं में बताया है। स्नाइडर की बात करें तो स्नाइडर विदेश नीति के अंतर्गत या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादक है। 3 व्यक्ति हैं, एक तो स्नाइडर है, दूसरा ब्रुक्स है और तीसरा है बर्टन शापिन। लिख देता हूं मैं नाम। एक ब्रुक्स है, डब्ल्यू ब्रुक्स, और एक है बर्टन शापिन। ये तीनों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विचारक हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विदेश नीति का अध्ययन करने के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग किया है। स्नाइडर ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रभाव को 5 दिशाओं में बताया है। निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रभाव को 5 दिशाओं में बताया है। देखो, मैं कंप्लीट जो चीजें हैं ना वो लिखता नहीं हूं। कभी कभी मैं बहुत जल्दबाजी में लिख जाता हूं, हो सकता है आपको कुछ शब्द मेरे समझ में भी नहीं आते हों। इसका कारण ये है कि राजनीति विज्ञान का जो सिलेबस है ना वो बहुत ज़्यादा वाइड है। उसको अच्छे से लिखें, आपको साथ के साथ लिखवाएं, तो शायद इसको पूरा करवाना ही पॉसिबल नहीं है ना। इतनी स्पीड से भी चलेंगे तब भी इस सिलेबस को पूरा करने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं, और वो भी तब जब हम डेली 2 से ढाई घंटे की चर्चा करें तब, है ना। तो इसका उपाय एक है कि आप मेरे साथ लिख पाते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो छोटा मोटा जो भी लिखा जा रहा है गलत सही वो लिख लीजिएगा। और जैसे क्लास एंड होती है तो मैंने बता रखा है कि जो निर्माण क्लासेस की वेबसाइट है वहाँ नोट्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ से अपने खुद के नोट्स बना लेना, है ना, वहाँ से बना लेना। क्योंकि लिखवाना और अच्छे से लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस लंबा चौड़ा है। जितना इसमें गहराई में जाते हैं उतना ही कम पड़ जाता है। हर बैच में मैं धीरे धीरे जो विषय सामग्री है उसको बढ़ाते जा रहा हूँ, लेकिन हर पेपर में वो कम पड़ जाती है। हर पेपर में पूरा कवर कर ही नहीं पाती है। कभी 60% करती है, कभी 70% जो प्रश्न है उनको ही कवर कर पाती है। स्नाइडर की बात करें तो स्नाइडर ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के प्रभाव को 5 दिशाओं में बताया है। 5 दिशाओं की बात करें तो पहला, पर्यावरणात्मक कारकों का विश्लेषण। पर्यावरणात्मक
कारकों का विश्लेषण। यानी इसमें क्या किया जाता है कि भाई निर्णय जो लिया जाएगा वो एक विशेष पर्यावरण के अंतर्गत लिया जाएगा, एक विशेष परिस्थिति के अंतर्गत लिया जाएगा। तो निर्णय लेते समय जो पर्यावरणीय कारक थे उन्होंने निर्णय को कैसे प्रभावित किया उसका विश्लेषण इसके अंतर्गत होगा। और इसमें हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट का, हेराल्ड स्प्राउट व मार्गरेट स्प्राउट का क्षमता सिद्धांत या क्षमता विश्लेषण आ जाता है, क्षमता विश्लेषण आता है, कैपेबिलिटी एनालिसिस आता है। ठीक है, तो पर्यावरणात्मक कारकों का विश्लेषण, इसके अंतर्गत जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय के दौरान जो पर्यावरण था, उस पर्यावरण के कारकों ने जो निर्णय निर्माण को प्रभावित किया है उसका विश्लेषण किया जाता है। और इसके अंतर्गत स्प्राउट एंड स्प्राउट का क्षमता विश्लेषण जो सिद्धांत है वो शामिल होता है। दूसरा, व्यक्तित्व कारकों का विश्लेषण। व्यक्तित्व कारकों का विश्लेषण। देखो, कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा उसमें जो निर्णयकर्ता है उस निर्णयकर्ता के बुद्धि, उस निर्णयकर्ता के मूल्य, उस निर्णयकर्ता के आदर्श, उस निर्णयकर्ता के धर्म, संस्कार, उसके पूर्वाग्रह उस निर्णय को प्रभावित करता है। इसलिए किसी भी निर्णय प्रक्रिया को समझना है तो उस जिस निर्णयकर्ता ने निर्णय लिया है उस निर्णयकर्ता के व्यक्तित्व कारकों का अध्ययन भी करना जरूरी माना जाता है। और इसमें जो शामिल होता है वो लासवेल, हेराल्ड लासवेल, अलेक्जेंडर जॉर्ज, जूलियट जॉर्ज और लूसियन पाई के अध्ययन शामिल होते हैं। लूसियन पाई के अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल है। तीसरा जो बताया है स्नाइडर ने, वो बताया है नीति निर्धारण प्रक्रिया का अन्वेषण। नीति निर्धारण प्रक्रिया का अन्वेषण। नीति निर्धारण प्रक्रिया का अन्वेषण। और नीति निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कर्ताओं का अध्ययन किया जाता है। तो नीति निर्धारण प्रक्रिया के अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी कर्ताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी एक जो नीति है ना, या एक जो निर्णय लिया जाता है उसमें सरकारी जो कर्ता है वो भी निर्णय लेते हैं, लेकिन उन सरकारी कर्ताओं के निर्णय को प्रभावित गैर सरकारी कार्यकर्ता भी करते हैं। विभिन्न दबाव समूह के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से गैर सरकारी कार्यकर्ता भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। यानी जब भी कोई सरकार निर्णय लेती है तब उसमें जनता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जब कभी कोई गलत निर्णय आ जाता है तो जनता आंदोलन करती है, या विभिन्न जो दबाव समूह है वो सरकार पर प्रेशर डालते हैं और निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से इस नीति निर्धारण प्रक्रिया के अन्वेषण के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कर्ताओं का अध्ययन किया जाता है। और इसका जो प्रतिनिधि है वो है बर्नार्ड कोहन। यानी इसमें बर्नार्ड कोहन के अध्ययन शामिल है। इसमें बर्नार्ड कोहन का अध्ययन शामिल है। चौथा, नीति प्रक्रिया। चौथा, नीति प्रक्रिया। इसमें
नीति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो अंतर संबंध है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में जो अंतर क्रिया है, अंतर संबंध है, उसका अन्वेषण शामिल होता है। तो नीति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यपालिका व व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की अंतःक्रिया अन्वेषण शामिल होता है, अन्वेषण शामिल होता है। और इसके जो प्रतिनिधि हैं वो है रोजर हिल्समैन, रोजर हिल्समैन। और रोजर हिल्समैन ने इसके आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन किया है। इसके प्रतिनिधि हो जाएंगे रोजर हिल्समैन, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति का अन्वेषण किया है या सर्वेक्षण किया है। पांचवा है संगठन के संदर्भ में किए गए अन्वेषण, संगठन के संदर्भ में किए गए अन्वेषण। और इसके प्रतिनिधि हैं हर्बर्ट साइमन, इसके प्रतिनिधि हैं हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन इसके प्रतिनिधि हैं हर्बर्ट साइमन। और इसमें विभिन्न जो सरकारी संगठन हैं वो निर्णय निर्माण के दौरान जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया का अन्वेषण किया जाता है। तो इसमें विभिन्न सरकारी संगठनों की निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अन्वेषण किया जाता है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अन्वेषण किया जाता है। ये 5 विभिन्न दिशाओं में प्रभाव की चर्चा स्नाइडर ने की है। एक बार फटाफट रिपीट देख लीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा नया है ना, इसको सामान्य तो पहले नहीं पढ़ते थे। विनिश्चय सिद्धांत का प्रभाव लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और स्नाइडर ने इस निर्णय निर्माण के प्रभाव को 5 दिशाओं में बताया है। पहली दिशा पर्यावरणात्मक कारकों का विश्लेषण, इसमें स्प्राउट एंड स्प्राउट का क्षमता विश्लेषण शामिल होता है। इसके प्रतिनिधि भी स्प्राउट एंड स्प्राउट हैं। दूसरा व्यक्तित्व कारकों का विश्लेषण, इसमें लास्वेल, अलेक्जेंडर जार्ज और जूलियट जार्ज, लूसियन पाई के अध्ययन शामिल होते हैं, यानी ये इसके प्रतिनिधि हैं। नीति निर्धारण प्रक्रिया का अन्वेषण, इसमें सरकारी और गैर सरकारी कर्ताओं का अध्ययन होता है। बर्नार्ड कोहन इसका प्रतिनिधि है। चौथी दिशा जिसमें प्रभाव पड़ा है वो नीति प्रक्रिया में पड़ा है, जिसमें कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की अंतःक्रिया का अन्वेषण किया जाता है। इसके प्रतिनिधि रोजर हिल्समैन है, जिन्होंने अमेरिका की विदेश नीति का सर्वेक्षण इसी आधार पर किया है। और 5वां संगठन के संदर्भ में किए गए अन्वेषण, जिसका प्रतिनिधि हर्बर्ट साइमन है, और इसमें सरकारी संगठनों की निर्णय प्रक्रिया का अन्वेषण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात करें तो 3 विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया। और तीनों जो विद्वान थे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए 3 विचारक हैं। एक हैं रिचर्ड स्नाइडर, दूसरे हैं डब्ल्यू ब्रुक्स और तीसरे हैं बर्टन शापिन। इन तीनों ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विदेश नीति का अध्ययन करने के लिए निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया है। तो सीधा प्रश्न ये हो जाएगा कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय
राजनीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी विदेश नीति का अध्ययन करने के लिए, विदेश नीति का अध्ययन करने के लिए इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया है। तीनों के तीनों कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम की जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी वो प्रिंस्टन विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत की थी। इन्होंने, इन तीनों ने निर्णय निर्माण उपागम की रूपरेखा प्रस्तुत की और इस रूपरेखा को इन्होंने प्रिंस्टन विश्वविद्यालय की योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। प्रिंस्टन विश्वविद्यालय की योजना 1954 की योजना 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत किया था। तो इसको भी याद रखिएगा कि इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम की रूपरेखा प्रिंस्टन विश्वविद्यालय की योजना 1954 के अंतर्गत तैयार किया था, प्रस्तुत किया था। और ये जो रूपरेखा थी, इस रूपरेखा का शीर्षक था अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनियमन उपागम। ये जो रूपरेखा थी, इस रूपरेखा का शीर्षक था अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनियमन उपागम। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए विनियमन उपागम। तो शीर्षक को भी याद रखिएगा। स्नाइडर, ब्रुक्स और सापिन, इन तीनों की बात चल रही है। इन तीनों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शासनात्मक स्तर पर क्रिया माना है। इन तीनों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति को, अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शासनात्मक स्तर पर, शासनात्मक स्तर पर क्रिया माना है। यानी इन तीनों का ये मानना है कि जो राज्य है ना, वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करता है। राज्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत करता है। और एक राज्य का एक शासन होता है, वे सरकार होती है, और विभिन्न राज्यों की जो सरकारें या शासन है उनके मध्य आपस में क्या होती है? अंतः क्रिया होती है। तो विदेश नीति के अंतर्गत विभिन्न राज्य आपस में क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। तो जो शासनात्मक अंतः क्रिया है वही क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। ये इन तीनों विचारकों का, यानी बर्टन, सापिन, रिचर्ड स्नाइडर और ब्रुक्स का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति शासनात्मक स्तर पर अंतः क्रिया है। हमारी बात चल रही है स्नाइडर, ब्रुक्स और बर्टिन सापिन। स्नाइडर, ब्रुक्स, बर्टिन, सापिन, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण के दो तरीके बताए हैं। इन तीनों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण के दो तरीके बताए हैं। विश्लेषण के दो तरीके बताए हैं, जिसमें से पहला तरीका इन्होंने बताया है कि अंतःक्रिया के वर्णन या मापन के द्वारा, अंतःक्रिया के वर्णन या मापन के द्वारा विश्लेषण किया जा सकता है। और दूसरा जो तरीका इन्होंने बताया है वो बताया है नीति निर्माण
एवं क्रियान्वयन के अध्ययन के द्वारा, नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन के अध्ययन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा समझते हैं इस बात को कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यदि वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि अंतःक्रिया का वर्णन और मापन किया जाए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो विभिन्न कर्ता है, विभिन्न कर्ता राज्य है, राज्य मतलब यहाँ देश, देश है ना, राज्य का मतलब है देश। तो विभिन्न जो देश हैं, जो कर्ता है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं। तो उस अंतःक्रिया का वर्णन करके, उस अंतःक्रिया के मापन के द्वारा कि कितनी अंतःक्रिया हो रही है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि नीति निर्माण कैसे हुआ है, यानी विदेश नीति के निर्धारण के लिए जो नीति निर्माण किया गया है वो कैसे हुआ, उस नीति जो बन गई है उस नीति का क्रियान्वयन कैसे हुआ, उसका अध्ययन करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा सकता है। ए रॉबिन्सन और रोगर माजेक का कहना है कि ये जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है इसका सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत आजकल प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। सीधा एक कथन पूछा जा सकता है। तो ए रॉबिन्सन व रोगर माचेक, ए रॉबिन्सन व रोगर माचेक इन्होंने लिखा है कि निर्णय निर्माण सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत आजकल ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने लगा है, ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने लगा है, ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने लगा है। निर्णय निर्माण उपागम या विनिश्चयन उपागम के समर्थकों की बात करें तो कुछ समर्थकों के नाम तो आए गए। विनिश्चयन या निर्णय निर्माण सिद्धांत के समर्थक एक तो हो गए हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन। तीन नाम अभी हमने देखे थे, स्नाइडर, डब्ल्यू ब्रुक्स और बर्टिन सापिन, ये तीन नाम ये हो गए। इसके अलावा एडवर्ड और नामों की बात करें तो जेम्स मार्च, थ्राल, कुम्स आदि, थ्राल, कुम्स और एक डेरिक फ्रैंकल और ले सकते हैं, डेरिक फ्रैंकल आदि, डेरिक फ्रैंकल आदि ये इसके समर्थक है। ज्यादा नाम याद ना रहे तो ये तीन चार नाम याद रख लेना, हर्बर्ट साइमन, स्नाइडर, ब्रुक्स, सापिन, डेरिक फ्रैंकल, ये चार पांच नाम याद रख लेना, सारे के सारे भी नाम याद ना रहे तो। ये जो तीन विद्वान हैं स्नाइडर, डब्ल्यू ब्रुक्स और सापिन, इनका ये कहना है कि ये जो निर्णय निर्माण उपागम है ये राज्यों के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो इनका ये कहना है कि निर्णय निर्माण उपागम या सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत है
ये राज्यों के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगी है। राज्यों के व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगी है। भाई इन्होंने विदेश नीति के अंतर्गत निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया है कि विदेश नीति का निर्धारण करते समय विभिन्न जो राज्य हैं वो आपस में अंतः क्रिया करते हैं, विभिन्न जो राज्य व्यवहार करते हैं उसका अध्ययन निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत होगा। इस तरह से इनके अनुसार राज्यों के व्यवहार के अध्ययन के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत क्या होगा, उपयोगी होगा। देखो इस सिद्धांत में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्थितियों का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कर्ता हैं उन अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं का अध्ययन होता है और उन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कर्ताओं का जो अधिमान्य व्यवहार है उसका अध्ययन होता है। तो निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बजाय अंतरराष्ट्रीय स्थिति के बजाय अंतरराष्ट्रीय कर्ता अंतरराष्ट्रीय कर्ता व उनके अधिमान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अधिमान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि भाई निर्णय जो लिया जाएगा वो एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाएगा, चाहे वो संगठन है उसमें भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो समाधान है कोई समुदाय है, चाहे वो कोई समुदाय है उसमें भी व्यक्ति होंगे, चाहे कोई व्यवस्था है उसमें भी व्यक्ति होंगे। विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति होंगे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति या पर्यावरण के अध्ययन के बजाय अध्ययन किसका करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं का अध्ययन करना चाहिए, अधिमान्य व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए और उन अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं का और उनके अधिमान्य व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को प्रभावित करते हैं। सभी का तो नहीं करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को प्रभावित करते हैं उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। वहीं हर्बर्ट साइमन की बात करें तो इन्होंने लोक प्रशासन के अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रयोग किया है और इन्होंने जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं उनको निर्णय प्रक्रिया बताया है और निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन के रूप में इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग इन्होंने किया है। तो इन्होंने लोक प्रशासन के अंतर्गत निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान की हम बात करें, राजनीति विज्ञान में भी निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया जाता है। राजनीति विज्ञान में मतदान व्यवहार के अध्ययन में निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया जाता है। विधेयकों की गणना, विधेयकों पर मतगणना, जनमत के अध्ययन में निर्णय निर्माण उपागम का प्रयोग किया जाता है। राज्य और राज्य के साथ साथ कर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन भी निर्णय निर्माण उपागम में किया जाता है। ये जो निर्णय निर्माण उपागम है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यक्तिपरक अध्ययन मानता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को व्यक्तिपरक अध्ययन मानता है, व्यक्तिपरक अध्ययन मानता है। यानी इसका ये मानना है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो कर्ता हैं उनका अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि एक जो निर्णय लिया जाएगा उसको व्यक्ति का पूर्वाग्रह, व्यक्ति की रुचि, व्यक्ति की अभिरुचि, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति की संस्कृति, व्यक्ति का व्यक्ति की शक्ति, व्यक्ति के पास शक्ति कितनी है और व्यक्ति ने जिस समय निर्णय लिया है उस समय की परिस्थितियां कैसी हैं, ये सब निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना है तो वो कैसा अध्ययन होना चाहिए, व्यक्तिपरक अध्ययन होना चाहिए, यानी निर्णयकर्ता के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए।
निर्णय निर्माण उपागम के अध्ययन का केंद्रीय विषय। निर्णय निर्माण उपागम के अध्ययन का केंद्रीय विषय। तो निर्णय निर्माण उपागम का अध्ययन का जो केंद्रीय विषय है वो एक तो है राज्य की कार्यात्मकता। राज्य की कार्यात्मकता यानी राज्य कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि निर्णय निर्माण उपागम का मुख्य रूप से जो प्रयोग है राजनीति के अंतर्गत वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो करता है वो राज्य है। विभिन्न राज्य आपस में कार्य व्यवहार कैसे करते हैं, आपस में कार्य व्यवहार कैसे करते हैं, तो इसमें राज्य की कार्यात्मकता का अध्ययन होता है। और इसके साथ साथ जो वास्तविक निर्णय निर्माता है, जो वास्तविक निर्णय निर्माता है उनका अध्ययन होता है। तो अध्ययन का केंद्रीय विषय राज्य की कार्यात्मकता है और वास्तविक निर्णय निर्माता है। और ये जो अध्ययन है, ये जो अध्ययन है ये 3 तरीकों से किया जाता है। राज्य की कार्यात्मकता का और वास्तविक निर्णय निर्माताओं का जो अध्ययन है वो 3 तरीकों से किया जाता है। 3 तरीकों की बात करें तो पहला तरीका है कि सबसे पहले जो निर्णय निर्माता है उसकी पहचान की जाए कि भाई निर्णय निर्माता है कौन। अभी ही तो हम निर्णय निर्माता का अध्ययन कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि निर्णय निर्माता है कौन तो अध्ययन किसका करेंगे, क्योंकि निर्णय निर्माता यानी वास्तविक निर्णय निर्माता का अध्ययन करना है तो निर्णय निर्माता की पहचान करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो पहला तरीका। दूसरा तरीका निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण अर्थात जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करना। और तीसरा जो तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया को समझने के जो विभिन्न तरीके हैं उनका पता लगाना या उनकी खोज करना। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। तो 3 तरीकों से अध्ययन किया जाता है निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत। सबसे पहले निर्णय निर्माता की पहचान की जाती है, फिर निर्णय निर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जो विभिन्न तरीके हैं उनकी खोज की जाती है। एक इसके समर्थक निर्णय निर्माण उपागम के जीटी ओलिसन भी हैं। जीटी ओलिसन और जीटी ओलिसन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के 3 मॉडल बताए हैं या 3 प्रारूप बताए हैं। तो जीटी ओलिसन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के 3 मॉडल बताए हैं। इन 3 मॉडलों की हम बात करें तो एक मॉडल इन्होंने बताया है तार्किक कर्ता मॉडल। तार्किक कर्ता मॉडल। दूसरा मॉडल इन्होंने बताया है संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल। संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल। और तीसरा मॉडल इन्होंने बताया है नौकरशाही राजनीतिक मॉडल। नौकरशाही राजनीतिक मॉडल। तो जीटी ओलिसन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के 3 मॉडल बताए हैं, तार्किक मॉडल, तार्किक कर्ता मॉडल, संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल और नौकरशाही राजनीतिक मॉडल। तो तार्किक कर्ता मॉडल के अंतर्गत जो नीतियां बनी हैं उन नीतियों की विश्वसनीयता की जांच की जाती है।
संगठनात्मक प्रक्रिया मॉडल में संगठनात्मक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। एक संगठन जो है उसका जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। और नौकरशाही राजनीतिक मॉडल की बात करें तो इसमें जो नौकरशाही कार्य करती है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीटी ओलिसन ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के 3 मॉडल बताए हैं। नाम याद रखिएगा, सीधा प्रश्न बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं स्नाइडर का निर्णय निर्माण सिद्धांत की। हर्बर्ट साइमन की बात हो गई, बर्टिन स्नाइडर, ब्रुक्स और बर्टिन सापिन तीनों की संयुक्त रूप से बात हो गई। जीटी ओलिसन ने जो निर्णय निर्माण सिद्धांत के 3 मॉडल बताए हैं उसकी बात हो गई। अब अकेले स्नाइडर के अनुसार निर्णय निर्माण सिद्धांत को देखते हैं। स्नाइडर के अनुसार निर्णय निर्माण सिद्धांत, स्नाइडर ने विदेश नीति के अध्ययन के लिए निर्णय निर्माण सिद्धांत उपागम का प्रयोग किया है और इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम के 2 आधारभूत उद्देश्य बताए हैं। फैक्टों पर हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, फैक्टों से सीधे प्रश्न आते हैं। इन्होंने निर्णय निर्माण उपागम के 2 उद्देश्य बताए हैं। इसमें से पहला उद्देश्य बताया है कि उन जो निर्णय निर्माण उपागम है इसका पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य तो यह है कि उन महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान व पृथक करना जहां कार्यों का आरंभ होता है, जहां कार्य बने रहते हैं, जहां कार्य लागू होते हैं, जहां निर्णय लिए जाते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया उन महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान व पृथक करना। जिन महत्वपूर्ण संरचनाओं में कार्य प्रारंभ होते हैं, जहां कार्य लागू होते हैं, जहां निर्णय लिए जाते हैं, पहला उद्देश्य तो ये है। दूसरा जो उद्देश्य है वो है निर्णय निर्माण व्यवहार का सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना। निर्णय निर्माण व्यवहार का सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना, ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी निर्णय निर्माण जो व्यवहार है, जहां कार्य प्रारंभ होते हैं, जहां कार्य बनाए जाते हैं, उस निर्णय निर्माण व्यवहार का सुव्यवस्थित ढंग से विश्लेषण करना और एक उद्देश्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की पहचान व पृथक करना। तो स्नाइडर ने निर्णय निर्माण सिद्धांत के 2 आधारभूत उद्देश्य बताए हैं। स्नाइडर के अनुसार निर्णय निर्माण उपागम में जिन तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्नाइडर के अनुसार निर्णय निर्माण उपागम में निम्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है। पहला तत्व इन्होंने बताया है जिसका अध्ययन किया जाता है वो है निर्णय कार्यकर्ता या निर्माता। निर्णय कार्यकर्ता या निर्णय निर्माता, जो निर्णय का निर्माण कर रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा। दूसरा तत्व स्नाइडर ने जो बताया है वो बताया है वातावरण का अध्ययन। वातावरण का अध्ययन यानी निर्णय जिस परिस्थिति में लिया गया है उस वातावरण या परिस्थिति का अध्ययन। तीसरा तत्व इन्होंने बताया है निर्णय की परिस्थिति का अध्ययन। निर्णय की परिस्थिति का अध्ययन।
और चौथा तत्व इन्होंने बताया है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। तो स्नाइडर ने निर्णय निर्माण उपागम या सिद्धांत के अंतर्गत 4 तत्वों के अध्ययन पर बल दिया है। पहला, निर्णय निर्माता या निर्णय निर्माता या निर्णय कार्यकर्ता का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन, निर्णय की परिस्थिति का अध्ययन और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। स्नाइडर की पुस्तक का नाम की हम बात करें, स्नाइडर की पुस्तक, स्नाइडर की पुस्तक है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एज ए अप्रोच, एज ए अप्रोच, as a approach to the international politics, to the international politics। 1957 की पुस्तक है। पुस्तक का नाम याद करने का प्रयास जरूर करना है। और इस पुस्तक में इन्होंने निर्णय निर्माण करने वाले पदाधिकारियों के व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया है। तो इस पुस्तक में स्नाइडर ने निर्णय करने वाले जो पदाधिकारी हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उन पदाधिकारियों के व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया है। व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया है, क्योंकि कोई भी जो निर्णय किया जाएगा वो एक कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है या फिर राजनीति का क्षेत्र है। तो उस पदाधिकारी के व्यवहार के विश्लेषण पर बल दिया है स्नाइडर ने अपनी पुस्तक डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 में। क्योंकि इनका यह मानना है पदाधिकारियों के व्यवहार के अध्ययन पर इसलिए इन्होंने बल दिया है क्योंकि इनका मानना यह है कि कोई भी जो राजनीतिक कार्यवाही होती है वो विशेष व्यक्तियों के द्वारा होती है ना। चाहे कोई भी राजनीतिक कार्यवाही है वो विशेष व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। और किसी भी राजनीतिक कार्यवाही को समझना है तो ये जो विशेष व्यक्ति है, इन विशेष व्यक्तियों के दृष्टिकोण को समझना होगा। वे जो विशेष व्यक्ति है, इन विशेष व्यक्तियों का दृष्टिकोण या इन विशेष व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो निर्णय लेने वाले हैं उसको समझना होगा। इसलिए इसका अध्ययन करना चाहिए। पदाधिकारियों के व्यवहार के विश्लेषण पर बल इन्होंने दिया है। हमारी चर्चा चल रही है स्नाइडर पर। स्नाइडर की बात करें तो स्नाइडर ने निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए हैं। स्नाइडर ने निर्णय निर्माताओं को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताए हैं। पहला कारक इन्होंने बताया है आंतरिक परिपार्श्व। आंतरिक परिपार्श्व। दूसरा कारक इन्होंने बताया है बाह्य परिपार्श्व। और प्रभावित करने वाला तीसरा कारक इन्होंने बताया है निर्णय निर्माण प्रक्रिया। निर्णय निर्माण प्रक्रिया।
आंतरिक परिपार्श्व, बाह्य परिपार्श्व और निर्णय निर्माण प्रक्रिया। यहाँ आंतरिक परिपार्श्व का संबंध उस समाज से है या उस वातावरण से है जहां निर्णय लिए जाते हैं। जहां निर्णय लिए जाएंगे वो समाज, वो वातावरण निर्णयकर्ता को प्रभावित करेगा। दूसरा, बाह्य परिपार्श्व, इसमें का संबंध अन्य राज्यों से है, अन्य राज्यों से है, क्योंकि स्नाइडर है इस निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रयोग विदेश नीति के अंतर्गत कर रहा है। तो एक राज्य के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसको अन्य राज्य भी प्रभावित करते हैं। वे किसी राज्य के साथ, किसी दूसरे राज्य के साथ मित्रता रखनी है, शत्रुता रखनी है, तो उसमें दूसरे राज्य के पास जो संसाधन है, दूसरे राज्य से लाभ जो प्राप्त होगा, दूसरे राज्य की स्थिति क्या है, उन सब को ध्यान में रखते हुए इस बात का निर्णय लिया जाएगा। कि दूसरा राज्य शक्तिशाली है तो सीधी सी बात है कि भाई उस राज्य से मित्रता ही रख लें, शत्रुता रखेंगे तो वो हमें पराजित कर देगा। दूसरे राज्य के साथ के पास विभिन्न प्राकृतिक संसाधन है तो फिर हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। भाई जब तेल राजनीति वर्तमान में विशेष रूप से महत्व रखती है तो तेल के लिए जिन भी देशों के पास तेल है उनके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना पड़ता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया भी निर्णय निर्माता के व्यवहार को प्रभावित करती है। तो तीन ये जो कारक बताए हैं स्नाइडर ने, जो निर्णय निर्माण करने वाले जो निर्णय निर्माता है उनको प्रभावित करते हैं। ए रॉबिन्सन व रोगर माजेक ने, ए रॉबिन्सन व रोगर माजेक ने निर्णय निर्माण के पुंज के 5 चरण बताए हैं। पुंज के 5 चरण बताए हैं। रॉबिन्सन व रोगर माजेक ने जो 5 चरण बताए हैं वो बताए हैं विनिश्चय स्थिति। विनिश्चय स्थिति यानी जहां निर्णय लिया जा रहा है वो पर्यावरण कैसा है, वो परिस्थिति स्थिति कैसी है। दूसरा चरण विनिश्चय सहभागी। विनिश्चय सहभागी यानी निर्णय निर्माण में भाग कौन कौन ले रहे हैं, निर्णय निर्माण में भाग कौन कौन ले रहे हैं। तीसरा चरण लिख दिया क्या, चरण नहीं है चर, सही करना इसको, चर। 5 चर बताए हैं। तो विनिश्चय स्थिति पहला चर, दूसरा विनिश्चय सहभागी, तीसरा चर विनिश्चय संगठन यानी निर्णय किस संगठन के द्वारा लिया जा रहा है। चौथा चर इन्होंने बताया है विनिश्चय प्रक्रिया। विनिश्चय प्रक्रिया और 5वां जो चर इन्होंने बताया है वो बताया है विनिश्चय परिणाम यानी निर्णय निर्माण के परिणाम क्या है। विनिश्चय परिणाम, ठीक है, फैक्ट है, याद रख लेना। तो ए रॉबिन्सन व रोगर माजेक ने निर्णय निर्माण के पुंज के 5 चर बताए हैं। विनिश्चय स्थिति, विनिश्चय सहभागी, विनिश्चय संगठन, विनिश्चय प्रक्रिया और विनिश्चय परिणाम। अब बात करते हैं जॉन बर्टन के अनुसार निर्णय निर्माण या विनिश्चयन सिद्धांत। जॉन बर्टन के अनुसार निर्णय निर्माण सिद्धांत या विनिश्चयन सिद्धांत। जॉन बर्टन की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशन। इनकी पुस्तक है इंटरनेशनल रिलेशन और इस पुस्तक में इन्होंने
निर्णय परक विश्लेषण को शक्ति के संदर्भ में बताया है। इस पुस्तक में इन्होंने निर्णय परक विश्लेषण को, सीधा ही प्रश्न बन सकता है, निर्णय परक विश्लेषण को शक्ति के संदर्भ में बताया है। तो शक्ति के संदर्भ में निर्णय परक विश्लेषण को बताने वाले विचारक जॉन बर्टन है। इनका यह कहना है कि राज्यों के जो आपसी संबंध है ना, उसका निर्धारण शक्ति तत्व के आधार पर होता है। तो इनका यह कहना है कि राज्यों के आपसी संबंधों का निर्धारण शक्ति तत्व के आधार पर होता है। शक्ति तत्व के आधार पर होता है। ये कैसे होगा? देखो, कोई दूसरा शक्तिशाली राज्य है, ऐसी स्थिति में जो कमजोर राज्य है उससे लड़ना झगड़ना नहीं चाहेगा, उसे मित्रता पूर्वक व्यवहार रखना चाहेगा। दूसरे राज्य के साथ प्राकृतिक संसाधन है, तेल है, गैस है, ऐसी स्थिति में उस राज्य के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार बनाने का प्रयास किया जाता है। शक्ति ही विभिन्न राज्यों के मध्य जो संबंध है उसका निर्धारण करती है। जॉन बर्टन का ऐसा मानना है। और जॉन बर्टन ये भी कहता है कि ये जो निर्णय निर्माण विश्लेषण है, इसमें शक्ति तत्व की उपेक्षा हुई है। इसमें शक्ति तत्व की उपेक्षा हुई है, इसलिए निर्णय निर्माण विश्लेषण में शक्ति तत्व को महत्व देना जरूरी है। ये जॉन बर्टन का कहना है। जॉन बर्टन ने शक्ति आगत और शक्ति निर्गत मॉडल दिया है। निर्णय निर्माण उपागम के संदर्भ में जॉन बर्टन ने शक्ति आगत व शक्ति निर्गत मॉडल दिया है। सीधा प्रश्न बन सकता है, वे शक्ति आगत या शक्ति निर्गत मॉडल किसका है? शक्ति आगत और शक्ति निर्गत मॉडल किसका है? प्रतिमान किसका है? सीधा प्रश्न यहां से बन सकता है। जॉन बर्टन कहता है कि एक राज्य का शक्ति आगत दूसरे राज्य के लिए शक्ति निर्गत होता है। एक राज्य का जो शक्ति आगत है वो दूसरे राज्य के लिए शक्ति निर्गत होता है। तो शक्ति आगत और शक्ति निर्गत एक दूसरे राज्यों के आपस में क्या है? जुड़े हैं। एक राज्य के शक्ति आगत दूसरे राज्य का शक्ति निर्गत है। इसलिए कभी भी जब निर्णय लिया जाए तो निर्णय लेते समय दूसरे राज्य की स्थिति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरे राज्य की स्थिति के आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए। ये जॉन बर्टन का कहना है। ये जॉन बर्टन की बात हो गई जिन्होंने शक्ति के रूप में निर्णय उपागम की बात की है। अब बात कर लेते हैं निर्णय निर्माण सिद्धांत की धाराएं। निर्णय निर्माण सिद्धांत की धाराएं, 3 धाराएं हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत की टोटल 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? टोटल 3 धाराएं हैं। पहली धारा, प्रथम धारा, या इसको प्रथम मार्ग भी कह सकते हैं। ये पर्यावरणात्मक कारक धारा है। पर्यावरणात्मक कारक धारा है। अर्थात इस धारा के अंतर्गत निर्णय जिस पर्यावरण या परिस्थिति में लिया गया है उस पर बल दिया जाता है। इस धारा के अंतर्गत निर्णय निर्माण सिद्धांत में पर्यावरण या परिस्थिति पर बल दिया जाता है। और इस धारा के जो प्रतिनिधि हैं वो स्प्राउट एंड स्प्राउट है। इस धारा के प्रतिनिधि हेराल्ड स्प्राउट स्प्राउट
वह मार्गरेट स्प्राउट है। मार्गरेट स्प्राउट। इस धारा के प्रतिनिधि हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट है। इसको स्प्राउट एंड स्प्राउट भी कहा जाता है। इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि निर्णय कैसे है, क्यों है, इस बात पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो निर्णय लिया गया है उस समय का पर्यावरण, उस पर्यावरण के अध्ययन पर बल दिया जाता है। और स्प्राउट एंड स्प्राउट की बात करें तो ये विदेश नीति के संदर्भ में जो निर्णय लिए गए हैं उसके संदर्भ में इस बात का अध्ययन करते हैं कि जो विदेश नीति के संदर्भ में निर्णय लिया गया है उससे बेहतरीन भी निर्णय लिया जा सकता है क्या, इस बात पर ये बल देते हैं। तो प्रथम धारा। दूसरी धारा की बात करें, दूसरी धारा या मार्क, ये व्यक्तित्व कारक धारा है। ये व्यक्तित्व कारक धारा है। इसके प्रतिनिधियों की बात करें तो इसके प्रतिनिधि जॉर्ज एंड जॉर्ज है। जूलियट जॉर्ज व अलेक्जेंडर जॉर्ज। प्रतिनिधि अलेक्जेंडर जॉर्ज व जूलियट जॉर्ज। इसके प्रतिनिधि अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज। नाम से पता चल रहा है कि इसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि जो निर्णय निर्माता है उसके व्यक्तित्व कारक का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें निर्णय निर्माता के व्यक्तित्व कारक के अध्ययन पर बल दिया जाता है, क्योंकि एक जो निर्णय निर्माता है उस निर्णय निर्माता के पूर्वाग्रह, उसकी रुचि, उसकी अभिरुचि, उसके संस्कार, उसका धर्म, उसकी संस्कृति, उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, ये सब निर्णय निर्माण को प्रभावित करता है। इसलिए निर्णय निर्माण को के अध्ययन के लिए व्यक्तित्व के जो कारक हैं, यानी उसका धर्म, संस्कृति, रुचि, अभिरुचि, शक्ति, प्रभाव, इनका अध्ययन करना चाहिए। अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज की पुस्तक है वुड्रो विल्सन एंड कोलोनेल हाउस। वुड्रो विल्सन एंड कोलोनेल हाउस। और इस पुस्तक में इन्होंने वुड्रो विल्सन के व्यक्तित्व का अध्ययन किया है। वुड्रो विल्सन के राजनीतिक कार्यों का, उनकी नीतियों का वर्णन किया है और कहा है कि इनके राजनीतिक कार्यों को, इनकी राजनीतिक नीतियों को इनके व्यक्तित्व ने किस तरह से प्रभावित किया है, ये इस पुस्तक में बताया है। इस तरह से जॉर्ज एंड जॉर्ज है वो व्यक्तित्व कारक के अध्ययन पर बल देते हैं। तीसरी धारा की ओर चलें। तीसरी धारा हाँ, एक शब्द है परिवर्धन मूलक तकनीक या जीवन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। परिवर्धन मूलक जीवन। देखो, जॉर्ज एंड जॉर्ज, अलेक्जेंडर जॉर्ज एवं जूलियट जॉर्ज ने जो वुड्रो विल्सन के कार्यों को समझाने के लिए उसके व्यक्तित्व कारकों के बारे में विश्लेषण किया है। ये जो तकनीक है, इस तकनीक को जॉर्ज एंड जॉर्ज ने परिवर्धन मूलक जीवन का तकनीक कहा है। परिवर्धन मूलक जीवन तकनीक कहा है। इस तकनीक का आधार ये है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत जो निर्णय निर्माता है उसके व्यक्तित्व
कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। अब चर्चा करते हैं तीसरी धारा की। यह शब्दावली याद करना जरूरी था। तीसरी धारा, तीसरी धारा, तीसरी धारा है ये कार्यकर्ता के अध्ययन पर आधारित है। तो इस धारा में जो निर्णय निर्माण में भाग लेने वाले जो कार्यकर्ता है उनके अध्ययन पर बल दिया गया है। तो कार्यकर्ताओं के अध्ययन पर बल दिया गया है। इसके प्रतिनिधि की बात करें तो इसके प्रतिनिधि बर्नार्ड कोहन है। इस धारा के प्रतिनिधि बर्नार्ड कोहन है और इस धारा के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी कार्यकर्ताओं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यानी एक नीति निर्माण में भाग लेने वाले सरकारी कार्यकर्ता व गैर सरकारी कार्यकर्ता, व गैर सरकारी कार्यकर्ता के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इनके मध्य जो अंतःक्रिया है उसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो ये तीन धाराएं या तीन मार्ग हैं निर्णय निर्माण उपागम के। बर्नार्ड कोहन की पुस्तक की बात करें, बर्नार्ड कोहन की पुस्तकें भी कुछ याद जरूर कर लें। इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड फॉरेन पॉलिसी। इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड फॉरेन पॉलिसी। 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो बर्नार्ड कोहन की पुस्तक है द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड फॉरेन पॉलिसी। कोहन ने नीति निर्माण या विदेश नीति निर्माण के 5 आधारभूत तत्व बताए हैं। तो कोहन ने नीति निर्माण या विदेश नीति निर्माण के 5 आधारभूत तत्व बताए हैं। 5 आधारभूत तत्व बताए हैं बर्नार्ड कोहन ने। इसमें पहला आधारभूत तत्व बताया इन्होंने जनमत का दृष्टिकोण। जनमत का दृष्टिकोण। दूसरा आधार तत्व इन्होंने बताया है राजनीतिक हित समूह। राजनीतिक हित समूह। तीसरा आधार कोहन ने बताया है जनसंपर्क के साधन व मीडिया। जन संपर्क के साधन व मीडिया। चौथा आधार तत्व बताया है कार्यपालिका के मुख्य कर्मचारी। कार्यपालिका के मुख्य कर्मचारी। और पांचवा विधायिका की मुख्य समितियां। पांचवा विधायिका की मुख्य समितियां। विधायिका की मुख्य समितियां। देखो जनमत का दृष्टिकोण समझते हैं इनको। नीति निर्माण के 5 आधारभूत तत्व हैं। सबसे पहला जब नीति निर्माण किया जाएगा तो जनमत का दृष्टिकोण देखा जाएगा। जनमत के दृष्टिकोण के विरुद्ध नीति का निर्माण नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक हित समूह। राजनीतिक हित समूह सरकार पर दबाव डालते हैं और सरकार पर दबाव डालकर अपनी बातें मनवाते हैं।
जनसंपर्क के साधन व मीडिया, जनसंपर्क के साधन व मीडिया के माध्यम से सरकार के तक लोगों की मांगे पहुंचती है और उन मांगों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनता तक पहुंचते हैं। कार्यपालिका के कर्मचारी भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। विधायिका की जो विभिन्न मुख्य समितियां हैं ये भी नीति निर्माण को प्रभावित करती है। तो ये 5 आधारभूत तत्व कोहन ने बताए हैं। हेराल्ड लासवेल के अनुसार निर्णय निर्माण सिद्धांत, हेराल्ड लासवेल, देखो हेराल्ड लासवेल ने निर्णयकरण प्रक्रम की 7 क्रमिक अवस्थाएं बताई है। इन्होंने निर्णयकरण प्रक्रम की 7 क्रमिक अवस्थाएं बताई है। यानी एक क्रमिक का मतलब एक के बाद एक, क्रमिक का मतलब क्या हो जाएगा, एक के बाद एक। चलो 7 की बात करते हैं। पहली है सूचना की अवस्था। पहली है सूचना की अवस्था। देखो सूचना की अवस्था के अंतर्गत समस्या और समस्या के समाधान के बारे में सूचना या जानकारी नीति निर्माता को दी जाती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है सिफारिश की अवस्था। सिफारिश की अवस्था, देखो सिफारिश की अवस्था के अंतर्गत जो नीति निर्माता है उसको अनेक विकल्प प्रदान किए जाते हैं या अनेक विकल्प सुझाए जाते हैं। तीसरी अवस्था है निर्धारण की अवस्था। निर्धारण की अवस्था, जब नीति निर्माता के पास अनेक विकल्प आ गए तो नीति निर्माता उन विकल्पों में से एक सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेगा, तो वो होगी निर्धारण की अवस्था। चौथी अवस्था है नवाचार की अवस्था। नवाचार की अवस्था यानी नीति निर्माता जिस विकल्प का चयन करता है ना, उस विकल्प के बारे में नीति निर्माता ये कहता है कि ये सबसे नया है और सबसे नया कहकर उसको प्रस्तुत करता है, तो वो होती है नवाचार की अवस्था। पांचवी अवस्था है अनुप्रयोग की अवस्था। पांचवी अवस्था है अनुप्रयोग की अवस्था। और अनुप्रयोग की अवस्था के अंतर्गत जो निर्णय लिए गए हैं, जिस विकल्प का चयन कर लिया गया है, उसको कार्यवाही के रूप में लागू किया जाता है। उसको कार्यवाही के रूप में लागू किया जाता है। छठी अवस्था है मूल्यांकन की अवस्था। मूल्यांकन की अवस्था यानी जो निर्णय लिया गया है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि वो सही है, गलत है। और सातवीं जो अवस्था है वो है निर्णय समाप्ति की अवस्था या अवसान की अवस्था। अवसान की अवस्था यानी अब जो निर्णय प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से हेराल्ड लासवेल ने निर्णयकरण प्रक्रम की 7 हेराल्ड लासवेल की बात करें तो उन्होंने निर्णयकरण प्रक्रम की 7 क्रमिक अवस्थाएं बताई है। सूचना की अवस्था, सिफारिश की अवस्था, निर्धारण की अवस्था, नवाचार की अवस्था, अनुप्रयोग की अवस्था, मूल्यांकन की अवस्था और अवसान की अवस्था। ये 7 अवस्थाएं हेराल्ड लासवेल ने बताई है। नेक्स्ट, निर्णय
निर्माण सिद्धांत का महत्व है ना। अब इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर लेते हैं, फिर इससे को खत्म करते हैं। निर्णय निर्माण सिद्धांत का महत्व। दो तीन महत्वों की बात करेंगे। पहला महत्व है कि जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है ये अनुभव परक है, वैज्ञानिक है, सूक्ष्मदर्शी है। अनुभव परक है, वैज्ञानिक है, सूक्ष्मदर्शी है। दूसरा महत्व हम इसका बता सकते हैं ड्यूगर्टी व फॉल्ट ग्राफ के अनुसार। ड्यूगर्टी व फॉल्ट ग्राफ के अकॉर्डिंग। ड्यूगर्टी व फॉल्ट ग्राफ ये कहते हैं कि जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है ना, ये व्यवस्था जैसे एक विस्तृत सिद्धांत के बजाय एक लघु उपागम देता है। इन्होंने क्या कहा है, ये जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है ये व्यवस्था जैसे एक वृहद उपागम की बजाय सामाजिक विज्ञान को एक व्यष्टि या छोटा उपागम या लघु उपागम प्रदान करता है। ये क्या है, ये लघु उपागम है। ये इसका दूसरा महत्व बता सकते हैं। अब इसकी कमियों की बात कर लेते हैं। निर्णय निर्माण उपागम की कमियां। भाई महत्व है तो कुछ कमियां भी होंगी। पहली कमी तो इसकी ये है कि एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक विचार बंद है। तो निर्णय निर्माण उपागम एक सिद्धांत न होकर केवल एक विचार बंद है, यानी केवल विचारों का समूह है, ये कोई एक सिद्धांत नहीं है। इसीलिए इसको हम लघु उपागम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये तीन लघु उपागमों की बात मैंने की थी, जिसमें समूह उपागम, संचार उपागम और निर्णय निर्माण उपागम। दूसरी इसकी जो कमी बताई जाती है, पहली कमी, दूसरी इसकी कमी यह बताई जाती है कि ये जो उपागम है ना, वर्तमान में भी अल्प विकसित अवस्था में है, अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। तो ये वर्तमान में अल्प विकसित अवस्था में है। तीसरी कमी इसकी एजकल ड्रोवर ने बताई है। एजकल ड्रोवर ने इसकी तीसरी कमी बताई है। ये कहते हैं कि जो निर्णय निर्माण उपागम है इसमें अपूर्णता है, इसमें गुणात्मक गिरावट है, इसमें गुणात्मक गिरावट है। इस निर्णय निर्माण उपागम के अंतर्गत संभाव्य नीति और वास्तविक नीति में अंतर है। ये इसकी कुछ कमियां बताई है। निर्णय निर्माण उपागम में संभाव्य नीति व वास्तविक नीति में अंतर है। ये कमियां एजकल ड्रोवर ने बताई है। ए रॉबिन्सन व रोगर माजेक ने भी इसकी कमियां बताई है। ए रॉबिन्सन व रोगर माजेक ने भी इसकी कमियां बताई हैं और ये कहते हैं कि जो निर्णय निर्माण सिद्धांत है अधूरा है। निर्णय निर्माण सिद्धांत अधूरा है और इसको पूरा करने की आवश्यकता है। इसी के साथ भी निश्चय सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत या डिसीजन मेकिंग थ्योरी कंप्लीट होता है। आशा और उम्मीद करता हूँ सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, तो सभी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक निर्माण क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जो भी आपके विचार हैं कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।